नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में असंगत युग्म है, गलत युग्म की पहचान करनी है। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति फ्लेंडर के द्वारा दी गई, बिल्कुल सही बात है। संज्ञानवादी पद्धति के जन्मदाता जीन पियाजे व ब्रूनर को माना जाता है, ये भी सही है। जीवन वृत्तांत विधि का निर्माण किया था टाइडमैन ने, ये भी सही है। निरीक्षण विधि का निर्माण कार्ल सी गैरिसन ने नहीं किया था। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। किस विधि का? कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो अभिवर्तियों का भी अध्ययन किया जाता है, रुचियों का भी अध्ययन किया जाता है और अभिक्षमताओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो स्वामी विवेकानंद ने माना है। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा माना गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था, तो मनोविज्ञान को आरंभ में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अनुशासन स्थापना में भी परिवर्तन हुआ है, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुआ है और शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन हुआ है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से अनुशासन स्थापना में परिवर्तन हुआ है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, शिक्षण विधियों में परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, तो 1879 में जर्मनी में हुई थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में स्थापित की गई। अगले प्रश्न की बात करें कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा है? तो देखिए, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये क्या है? उच्च बुद्धि का संकेत है। क्या है? समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? तो 16 वर्ष की आयु में होता है। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? तो 16 वर्ष की आयु में होता है। अगला प्रश्न देखिए, सन 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो 59 प्रश्न थे। 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 59 थी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। देखिए, दंत आयु, मानसिक आयु और कंकाल आयु ये तो समान है, सामाजिक आयु है वो यहाँ पर अलग है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी मानसिक वृद्धि के अध्ययन के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। सामान्य अधिगम तत्परता मापने के लिए भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन के लिए भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? तो ये टर्मन के द्वारा विकसित किया गया। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? टर्मन के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था,
तो मानसिक आयु की अवधारणा को बीने के द्वारा विकसित किया गया। मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो बीने के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? तो गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं, जबकि गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार गार्डनर के द्वारा बताए गए हैं, और वर्तमान में कितने हैं? 9 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, थारनडाइक के व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? थारनडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं थारनडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार? तो सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और परते विचारक, ये 3 प्रकार व्यक्तित्व के किसने दिए थे? थारनडाइक ने दिए थे। सूक्ष्म विचारक को गहन विचारक या अमूर्त विचारक भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार थारनडाइक ने दिए थे, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और परते विचारक। अगले प्रश्न की बात करें कि किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया है? तो प्रयोगात्मक विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, समपर्ति अधिगम का संबंध किससे है? तो रॉबर्ट गेनेस से है। समपर्ति अधिगम का संबंध किससे है? तो रॉबर्ट गेने से है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार दिए थे? 8 प्रकार दिए थे, उनमें से एक है समपर्ति अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, नौकरी के लिए लिया जाने वाला साक्षात्कार कहलाता है। नौकरी के लिए कौन सा साक्षात्कार लेते हैं? तो ये लिया जाता है नियुक्ति साक्षात्कार। नौकरी के लिए लिया जाने वाला साक्षात्कार कहलाता है नियुक्ति साक्षात्कार कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। देखिए, आवश्यकता अभिप्रेरणा से संबंधित है, अंतर्नोद या चालक भी अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है, और प्रोत्साहन भी अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है, लेकिन संवेग है वो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो 6 से 11 वर्ष बताया। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? 6 से 11 वर्ष बताया है।